वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से आपके समक्ष इतिहास को डायग्राम के माध्यम से लेके आई हूँ। आज के क्रम में हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बंगाल पे अंग्रेजों का अधिपत्य कैसे हुआ। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मैसूर पे अंग्रेजों का अधिपत्य कैसे हुआ। बंगाल पे अंग्रेजों के अधिपत्य देखने से पहले बंगाल की स्थिति क्या थी, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। औरंगजेब ने बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाया था, क्योंकि भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1727 तक रहे, लेकिन औरंगजेब का पोता अजीमोशान मुर्शिद कुली खां को पसंद नहीं करता था। अब हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां जो हैं वो इजादारी प्रथा की भी शुरुआत किए थे। इसमें क्या होता है कि मालगुजारी को जो वसूली का है उसके लिए कठोर कानून और नियम इन्होंने बनाया था। हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बनते हैं। सुजाउद्दीन जो हैं बिहार के कार्यभार अब अलीवर्दी खां को सौंपते हैं, अर्थात सुजाउद्दीन बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाते हैं, क्योंकि अलीवर्दी खां काफी काबिल थे। अब हम देखते हैं कि सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज नवाब बनता है। जिन सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में हमेशा मतभेद चलते रहता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित भी करता है और साथ ही साथ मार देता है, और फिर बंगाल के शासक अलीवर्दी खां बनते हैं। अलीवर्दी खां के समय में बंगाल काफी ही विकसित अवस्था में आ जाता है। अलीवर्दी खां जैसे ही बंगाल के नवाब बनते हैं, तब ये मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया घूस देकर अपने पद को अस्थायी करते हैं। सबसे पहला काम ये अपने पद को अस्थायी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके टाइम में मराठा जो उड़ीसा प्रांत के क्षेत्र में काफ़ी चौथ वगैरह ले रहे थे और काफ़ी विकास कर रहे थे, उनको भी ये वहाँ से हटाते हैं। अब हम देखते हैं कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कुछ शब्द कहा जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट कथन में आता है। इन्होंने कहा कि यूरोपियों की तुलना इन्होंने मधुमक्खी से की और कहा यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार देंगी। अब हम देखते हैं कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, इनकी 3 पुत्रियां थीं। इन्होंने एक पुत्री की शादी ढाका, दूसरी की पूर्णिया और तीसरी की पटना में की थी। इनके शासन काल में ही हम देखते हैं कि इनके 3 दामाद भी मर जाते हैं। जब इनके 3 दामाद नहीं रहते तो इनका उत्तराधिकारी अपने ही जीवन काल में यह सिराजुद्दौला, जो कि इनके नाती थे, छोटी पुत्री के पुत्र थे, उनको ये नियुक्त कर देते हैं और 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठते हैं तो एक तो काफ़ी कम उम्र के होते हैं, साथ ही साथ इनके मौसेरे भाई शौकत जंग और इनकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज इन्हें बहुत परेशान करते हैं। हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ कुछ घटनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पलासी का युद्ध हम सब जानते हैं, साथ ही साथ ब्लैक होल की घटना, जो कि मैं आगे भी पेपर में की हूँ। ब्लैक होल की घटना क्या थी? तो ब्लैक होल की घटना एक अंग्रेज अधिकारी थे जेड हॉलवे। इन्होंने मनगढ़ंत ख्याति प्राप्त करने के लिए यह घटना को गढ़ा। इन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला 20 जून की रात को 146 अंग्रेज बंदों को 18 फुट लंबी, 14 फुट और 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें उनके अनुसार, हॉलवेल के अनुसार, उसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, और इसी वजह से इस घटना को ब्लैक होल की घटना भी कही जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है, इतनी छोटी सी कोठरी में 146 लोग कैसे आएंगे? साथ ही साथ उस समय जो मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक सियारुल मुख्तकैनी में कोई जिक्र ही नहीं की। अब हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के इतने विरोधी थे, उसमें से काफ़ी लोग इनके अगेंस्ट होते हैं, जिसके वजह से प्लासी का युद्ध की नींव पड़ती है। अब हम देखते हैं प्लासी की युद्ध की नींव कैसे पड़ी। क्लाइव आता है बंगाल। आते ही क्लाइव मानिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पे अधिकार करता है, क्योंकि मानिक चंद खुद एक व्यापारी था।
और उसके बाद क्लाइव और सिराजुद्दौला में एक छोटी सी घटना घटती है और जिसमें अली नगर की संधि आती है, जिसका मैं जिक्र ना किया क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादातर तो पूछते ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कई लोग नवाब के विरुद्ध थे, अर्थात सिराजुद्दौला के विरुद्ध थे। इसमें सबसे प्रमुख उनका प्रधान सेनापति मीर जाफर था, जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ एक सेना का अधिकारी था, लतीफ दीवान राय दुर्लभ भी थे साथ में। अब क्या करता है क्लाइव, इन तीनों को मिलाता है और एक बैंकर था जगत सेठ, उसको भी आपस में मिला लेता है और फिर वह युद्ध की नींव पड़ती है। प्लासी के युद्ध में हम देखते हैं कि क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय होते हैं पैदल, 100 यूरोपी तोप वाले होते हैं, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक होते हैं। नवाब की सेना की तरफ से मीर जाफर तो रहेंगे ही भाई, क्योंकि उनको धोखा भी देना था और सेनापति थे। मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे, जिसमें मीर मदान की हो जाती है मृत्यु और मोहनलाल भाग जाते हैं और फ्रांसीसी भी लास्ट में हार होने लगने पे सब भाग जाते हैं, वो भी हट जाते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की जो इच्छा थी वो पूरी होती है और मीर जाफर बन जाते हैं बंगाल के नवाब। प्लासी के युद्ध का परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि मीर जाफर बनते हैं बंगाल के नवाब। साथ ही साथ बंगाल की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। कर्नल क्लाइव कहा जाता है कि मीर जाफर जो था कर्नल क्लाइव का गधा मात्र रह गया था। मीर जाफर के टाइम में जब हम वहाँ बंगाल की स्थिति घटने लगती है, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़ जाता है, तो और देखते हैं हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उसे अंग्रेजों की तो नीति ही थी बांटो और राज करो की। फिर हम देखते हैं कि मीर जाफर को गद्दी से हटाया जाता है क्लाइव के द्वारा ही और वहाँ पे बंगाल का अस्थायी गवर्नर हॉलवेल को बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम अलीवर्दी खां के समान ही काफ़ी ही योग्य नवाब थे। मीर कासिम को हम देखते हैं कि मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करते हैं ताकि अंग्रेजों की पहुंच उससे दूर हो सके। वो अपने पुराने करों के भाग को भी लेना स्वीकार करते हैं और चीज़ों को काफ़ी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना अंग्रेज तो लगे पड़े थे। फिर हम देखते हैं कि फिर से मीर जाफर 1763 से 1765 तक फिर से गद्दी पे आता है नवाब बन के और फिर पृष्ठभूमि तैयार होती है बक्सर के युद्ध को, जो कि हम देखेंगे कि बक्सर के युद्ध में क्या क्या होती है और किस तरह की घटनाएं होती है। मैं आगे भी उसकी चर्चा की हूँ और एक जगह कर दी हूँ प्लासी का युद्ध भी और बक्सर का युद्ध भी। मुर्शिद कुली खान अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा जो स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त हुआ। इजारा व्यवस्था इसने शुरू की जिसकी मैंने चर्चा की। राजधानी इसने ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। सुजाउद्दीन को बारे में हम अभी देखे भी उतना योग्य नहीं था। फिर बनता है सरफराज, जो कि कुछ ही महीने का रहता है और गिरिया के युद्ध में हमने पीछे मैं अभी समझाई कि वो मारा जाता है अलीवर्दी खां के द्वारा। सरफराज को मारकर ये गद्दी पे बैठते हैं गिरिया के युद्ध में। यूरोपीय शक्ति की तुलना मैंने बताई ही कि मधुमक्खी सीन होने की कि ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ दें तो काट काट के मार देंगी। अलीवर्दी खां के समय में बंगाल इतना समृद्धिशील बन गया था कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। मैं तो बताई कि अलीवर्दी खां काफ़ी योग्य नवाब था। इसके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुए, जिनके बारे में मैं बताई। सिराजुद्दौला के समय की मुख्य घटना ब्लैक होल थी, जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। प्लासी का युद्ध हम देखते हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे भी की हूँ। रॉबर्ट क्लाइव से परास्त होते हैं प्लासी के युद्ध में। और क्यों होते भाई? मीर जाफर ने धोखा दिया था, ये भी हमें पता है। अब हम मीर जाफर के काल को नहीं देखते क्योंकि मीर जाफर का काल जो है पूरा का पूरा अंग्रेजों के ही काल का ही कहा जा सकता है। तो हम देखते हैं मीर कासिम को कि जो 1760 से 63 तक रहे। मीर कासिम भी काफ़ी ही अच्छे योग्य शासक थे और ये मीर जाफर के दामाद भी थे। इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की क्योंकि यह जानते थे कि यूरोपियों से मतलब अंग्रेजों से दूर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सेना का गठन किया यूरोपीय पद्धति पे। बक्सर का युद्ध जो आगे हम देखेंगे 1764 में हुआ। अब हम देखते हैं बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ।
अंग्रेज की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो थे और बंगाल की तरफ से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह उस समय शाह आलम द्वितीय थे। बंगाल का तत्कालीन नवाब तो आपको पता ही है मीर जाफर था और इसमें पता ही है किस तरह से इनकी हार हुई। फिर हम देखते हैं प्लासी का युद्ध, जिसे मैंने एक जगह किया है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज शासक था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दिया। मैंने स्टोरी अभी आपको पहले बताया। जगह पश्चिम बंगाल के नदिया जिला भागीरथी नदी के किनारे था। मैसूर को हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे।